जय हिंद दोस्तों। मैं एस के आर्य बीपीएससी जी केवल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं जिसमें क्लास 6 हिस्ट्री सेक्शन ऑल चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट किए थे जिसमें फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जा कर के प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर जो कमेंट या सुझाव होगा दोस्तों उस कमेंट में आप करके बताइएगा, उसे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग सेकेंड चैप्टर देखते हैं जिसमें नए राजा और उसके राज्य है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें इस टॉपिक का कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जो जो लोग सामंत से नए राजा या फिर किसी तरह नए राजा का बनते थे, वह एक अपना क्षेत्र विकसित करते थे, तो उसका क्षेत्र जितना होता था उस पर वो राज काज करते थे और कैसे नए राजा बनते थे उसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए दोस्त हम लोग सेशन देखते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंश का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंश को दिखाया गया है। जैसे यह है दोस्तों 7वीं शताब्दी के आसपास में बहुत ही राजवंश को उदय हुआ था, जिसमें यह एक मैप में है जो जो जिधर जिधर क्षेत्र में जिस राजा का उदय हुआ इसमें दिखाया गया है। देखिए एक मानचित्र में यहाँ बताया गया है किस किस राजा का उदय हुआ है उसके बारे में दिखाया गया है। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चहमान के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिनका उनका नियंत्रण हुआ करता था। देखिए दोस्तों, चहमान वंश हो गए, इंद्रप्रस्थ हो गए, मानसून अरब, ये सब मुसलमान अरब ये सब हो गए दोस्तों, चंदेल हो गए, परमार हो गए, ये सब जो दोस्तों राष्ट्रकूट हो गए यहाँ पे। तो ये सब का राज क्षेत्र इसमें दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। नए राजवंश का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि जो 7वीं शताब्दी है उस समय आते आते इस उपमहाद्वीप में नए बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। जैसे कि मैं आपको क्लास 6 में बताया था दोस्तों कि नए सेना नायक का उदय, तो उसका मैं आपको बताया था कि वो लोग सेना अपना रखा करते थे और सेना रखते थे जिसके बदले में उसे राजा लोग जो होते थे उन्हें जमीन देते थे दान में। तो वही और उस जमीन पर वो लोग कर वसूल कर अपने सेना और जो घोड़ा होते हैं उसकी अपना सुरक्षा किया करते थे और देखभाल किया करते थे। तो उसी तरह इसमें बता रहा है दोस्तों कि बड़े भूस्वामी, तो भूस्वामी बड़े कैसे हुए, वही जो सेना नायक होते थे दोस्तों, उन लोग को जब जमीन धीरे धीरे एक्स्ट्रा मिलते मिलते अधिक उन लोग के पास जमीन हो गई, तो उन लोग भी आपको क्लास 6 में बताया था कि उन लोग एक अपना जो सेना नायक और सामंत होते थे वह अपना एक क्षेत्र विकसित कर लेते थे और उसके प्रभाव से मुक्त होकर के खुद को स्वतंत्र कर लेते थे। तो इसमें भी वही सेम बता रहा है दोस्तों कि जो बड़े भूस्वामी होते थे और योद्धा सरकार है वह धीरे धीरे अस्तित्व में ढेर हो चुके थे। आगे देखते हैं। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मताहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। जैसे उस टाइम भी जो मैं आपको 6 क्लास में भी बताया था दोस्तों कि उन लोग के पास जो जमीन अधिक हो जाता था तो उसे जो राजा होते थे वह सामंत कह करके बुलाया करते थे। उसी तरह इसमें भी राजा जो है उन्हें सामंत की मान्यता दिए थे। आगे देखते हैं। उनसे उम्मीद की जाती थी कि राजा या स्वामी उसके लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। जैसे उस टाइम भी आपको बताया था दोस्तों, जो अगर क्लास 6 का वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार जाकर के क्लास 6 का वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें भी आपको बताया था कि जो सेना नायक हुआ करते थे वह सेना को अपना सेना को राजा की सहायता में प्रदान किया करते थे, दिया करते थे और सैन्य सहायता दे करके उनसे बदले में जमीन लिया करते थे। ठीक है, तो उससे राजा इसमें बता रहा है दोस्तों कि जो सामंत हुआ करते थे, राजा सोचते थे कि यह जो सामंत है मेरे दरबार में आकर के हाजिरी लगाए और मेरे लिए उपहार, कीमती उपहार गिफ्ट के तौर पे दिया करे ताकि हम लोग का भी राजस्व में वृद्धि हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। जैसे उस टाइम भी आपको क्लास 6 में भी बताया था दोस्तों कि उस टाइम जब उन लोग का जो सेनानायक का वर्चस्व बढ़ जाता था तो वो खुद को स्वतंत्र कर लेते थे। तो इसमें भी वही बता रहा है दोस्तों कि जब जैसे ही जो सामंत है अधिक संपदा हासिल करने का मतलब कह रहा है कि उन लोग का भी वर्चस्व अधिक हो जाता था तो खुद को महासामंत या
इसमें महासामंत और महामुंडलेश्वर की इत्यादि घोषित करते थे खुद को। जैसे उस टाइम उसमें 6 में आपको बताया था कि वो स्वतंत्र खुद को कर लेते हैं, और इसमें बता रहा है कि उस स्वतंत्र कर लेते थे और उसके बाद महासामंत और महामुंडलेश्वर अपना आपको घोषित कर लेते थे। ठीक है, आगे बताया देखते हैं दोस्तों। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने की दावा भी करते थे। देखिए दोस्तों, उस सेम ही है, वो लोग भी अपने आप को खुद को स्वतंत्र कर लेते थे राजा के नियंत्रण से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस तरह एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। देखते हैं, देखिए दोस्तों, इसमें उदाहरण के तौर पर एक दक्कन का जो राष्ट्रकूट वंश है उसको बारे में उदाहरण दे रहा है। आइए बताते हैं क्या क्या दे रहा है इसमें। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनता थे। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों उदाहरण के तौर पर कि कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उनके सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूट वंश, जो दक्कन में अपना आधिपत्य किए थे। तो वो लोग जो राष्ट्रकूट वंश में एक प्रधान हुआ करते थे जिनका नाम दंतिदुर्ग था। ठीक है, तो वो खुद को ये कर्नाटक के जो चालुक्य वंश है उनकी अधीनता से इनकार कर दिया और खुद को स्वतंत्र कर लिया, उन्हें हरा करके। ठीक है, और उन्होंने जो हराने के बाद एक हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। जो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कहने का मतलब हो सकता है एक जैसे यज्ञ होता है दोस्तों, उसी तरह हिरण्यगर्भ एक कुछ अनुष्ठान हुआ होगा उस टाइम। जैसे इसमें अर्थ तो बता रहा है सोने की गर्भ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि ये इनसे याजक जन्म क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों, जो भी ये जो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया करते थे, अगर वह क्षत्रिय न भी हैं तो वह क्षत्रिय बन जाते थे या फिर उन्हें मान्यता दे दिया जाता था कि ये क्षत्रिय हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवार के पुरुष ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्म गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। जैसे इसमें कुछ अन्य उदाहरण के तौर पर बताया गया है दोस्तों कि अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल, जैसे अगर जिनके पास ज़्यादा अधिक सैन्य कुशलता होगी वह तो युद्ध में पारंगत हासिल करेंगे और जिनसे भी लड़ाई करेंगे उनसे वो ताकि जीत सकें। ठीक है, उसी तरह एक सैन्य कौशल का इस्तेमाल किए थे कौन, तो एक राजशाही परिवार थे। ठीक है, उसमें आगे बताया गया है दोस्तों उसमें एक कादम मयूर शर्म और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान के अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि एक कादम मयूर शर्म है और गुर्जर प्रतिहार के हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये दोनों पेशे से ब्राह्मण हुआ करते थे। इन लोग का पेशा हुआ करता था कि शास्त्र के ज्ञान दे या फिर शास्त्र पढ़ाएं, लेकिन शास्त्र ये सब न पढ़ा करके इन्होंने शस्त्र को अपना लिया था। तो शस्त्र अपना लेने के कारण इन लोगों का भी सैन्य कुशलता अपनी वृद्धि किए और कर्नाटक और राजस्थान में अपना एक राज्य स्थापित करने में सफलता हासिल की। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में कईयों ने महाराजाधिराज त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। जैसे जो नए राज बने दोस्तों उन्होंने महाराजाधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसे भारी भरकम उपाधि धारण करना शुरुआत कर दिए थे। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत और सत्ता के साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी किया करते थे। जैसे इसमें बता रहे दोस्तों कि ये लोग अपने आप को तो भारी भरकम उपाधि से सुसज्जित कर लिए थे, लेकिन जो किसान लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे, उन सब के साथ तालमेल रखा करते थे ताकि प्रशासन में कोई दिक्कत ना हो सके। आइए आगे देखते हैं। इन सभी राज्यों के में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालक, कारीगरों और संसाधना इकट्ठा किया जाते थे। जैसे इसमें बता रहे दोस्तों कि जो उत्पादक किया करते थे, जैसे किसान हो गए खाद्यान्न उत्पादन किए, पशुपालक हो गए दूध और मांस उत्पादन किया करते थे, कारीगर लोग कुछ सामान उत्पादन किया करते थे, तो उन सबको जो से प्राप्त होते थे उन्हें कुछ इकट्ठा किया करते थे। आइए आगे देखते हैं।
इसको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बात किया जाता था। जैसे इसमें बता रहे दोस्तों इस लाइन में कि वो लोग जो सामान बनाते थे या उत्पादन किया करते थे, उसका एक हिस्सा खुद को डोनेट करने के लिए मनाते थे या फिर उन पर फोर्स किया करते थे, यानी कि वाद किया करते थे। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करते थे। देखिए दोस्तों, जो भूस्वामी लोग होते थे उन्हें यह कभी कभी लगान मानकर वसूला करते थे, ठीक है। और राजस्व जो है व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व कहने का मतलब टैक्स। तो जो व्यापारी लोग भी आते थे दोस्तों उनके जो क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, उनसे भी वो टैक्स वसूला करते थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। समझाने की तो कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है आपको तो आप कमेंट करके आप बताइएगा, और इसमें मैं और इम्प्लीमेंट करूंगा और सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं 400 कर। दोस्तों इस पैराग्राफ से हम लोग कुछ समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्मों के करों के लिए 400 से अधिक सूचक शब्द मिले हैं। इसमें अधिक उल्लिखित कर वेट्टी जो नगद के बजाय जबरन के रूप में लिया जाता था, यानी जबरदस्त श्रम, और कदमाई यानी भू राजस्व थे। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि एक जो तमिलनाडु राज्य में शासन किया करते थे वह चोल वंश है, और उनका एक अभिलेख है जिसको में कर के लिए 400 से अधिक शब्द उसको में प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जिसमें एक सबसे ज़्यादा जो है उल्लिखित शब्द कर के लिए एक वेट्टी नाम शब्द निकला है, जो उसमें नगद की बजाय जबरन वसूला करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। मकान या छाजक डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के इस्तेमाल करने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख है। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि वह जो अभिलेख है उसमें बहुत तरह के कर में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि जो खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ते थे तो उस पर लगने वाला जो सीढ़ी का इस्तेमाल किया करते थे उसके लिए भी वो कर दिया करते थे। और पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार, यानी कि जो पिताजी का है संपत्ति उस पर बेटा का अधिकार होगा तो उसको पे भी वो कर लेते थे। ये सब के कर के बारे में उसमें उल्लेख है। आइए आगे देखते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिर और दुर्ग के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों में लड़ने में इस्तेमाल होते थे जिनमें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारी मार्ग के प्रयोग में संभावनाएं बनती थी। जैसे ये बता रहे दोस्तों, जो संसाधन कारीगर हो गए, पशुपालक हो गए और किसान हो गए, उन लोग से जो कुछ संसाधन इकट्ठा किया करते थे उनका उपयोग इन लोग मंदिर निर्माण में, दुर्ग निर्माण में और सैनिक यानी कि युद्ध में भी इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्व वसूलने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी। जैसे राजस्व वसूलने के लिए अभी जो अधिकारी लोग हैं दोस्तों, तो अभी तो हम लोग का इलेक्ट होता है, लेकिन उस टाइम क्या था तो वंशानुगत था। जैसे जिनके पापा जी उस टाइम राजस्व वसूल करने के लिए थे तो उनका बेटा भी जो होगा वो भी क्या करेगा तो राजस्व वसूला करेगा, ठीक है। ऐसे ही वंशानुगत कहते हैं। आगे देखते हैं। सेना में भी ऐसी ही बात थी, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि सेना में भी इसी व्यवस्था थी। क्या, कौन सी व्यवस्था थी तो वंशानुगत व्यवस्था थी। जैसे उन राजा के जो निकट संबंधी हुआ करते थे, इन पदों पर जो अच्छे अच्छे पद है उन पदों पर उन लोग के ही फैमिली से ही कोई हुआ करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। दोस्तों प्रशस्तियाँ के बारे में हम लोग बता चुके हैं आपको। भूमि अनुदान कहने का मतलब कि भूमि जो दान दिया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रशस्तियाँ में ब्यौरा होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में, जैसे इसमें बता रहे दोस्तों, जो प्रशस्तियाँ होती है उसमें राजा खुद को अपने आप को शूरवीर और विजय योद्धा के रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सदस्य यह सत्य नहीं भी हो सकती हैं। आगे देखते हैं। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते हैं। और दोस्तों ये बता रहा है कि ये जो प्रशस्तियाँ हैं विद्वान लोग और ब्राह्मण लोग ये सब रचा करते थे, जो प्रशासन में उनकी मदद किया करते थे। दोस्तों आगे पढ़ने से पहले हम लोग ये नागभट्ट की उपलब्धियां के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं।
कई शासक ने प्रशस्तियां में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्रशस्तियां के बारे में पढ़ाए थे। जैसे जो शासक लोग होते हैं दोस्तों, वह अपनी उपलब्धियां का बखान प्रशस्तियों के द्वारा किया करते थे। आपको पिछले कक्षा यानी कि क्लास 6 में आपको समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां के बारे में आपको बतलाए थे। आगे देखते हैं। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों, ग्वालियर में एक प्रशस्ति पाया गया है जो किसका है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट का। नागभट्ट किस वंश के शासक हुए दोस्तों, तो प्रतिहार वंश के शासक हुए थे। ठीक है, उनके कामों का एक बखान किया गया है। आगे देखते हैं। आंध्र सैंधव विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। जैसे इसमें उसमें बताया गया प्रशस्ति में कि आंध्र वंश, सैंधव वंश, विदर्भ वंश, कलिंग वंश, ये सब राजा उनके आगे धराशायी यानी कि परास्त हो गए थे जब वो राजकुमार हुआ ही करते थे, जब तक वो राजा नहीं बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने अनर्त, मालवा, किरात, तुरुस्क, वत्स, मत्स्य राजाओं को पराजित किया था। जैसे नागभट्ट जो थे दोस्तों, इतना राजाओं को उन्होंने पराजित किया था राजा बनने के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। जैसे इसमें बताया गया दोस्तों कि जो लोग राजा भूमि को अनुदान करते थे वो प्राय ब्राह्मणों को ही किए करते थे। जो ताम्र पत्र पर उनका नाम हुआ करता होगा या जिन्हें भूमि प्राप्त होता था उनका नाम वर्णित किस पे होते थे, तो ताम्र पत्र पे होते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यही है ताम्र पत्र। ठीक है, साइड वाला भी हमें आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए, भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था उसके बारे में इसको में ब्यौरा है। ठीक है, आइए हम आपको बता देते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान में तमिल भाग का एक अंश है। जैसे चोल द्वारा दिए गए थे दोस्तों, उसका यह अंश है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या अंश लिखा हुआ है इसमें। हमने मिट्टी के मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया था। जैसे चोल वंश के जो शासक थे दोस्तों, ये बता रहे हैं कि हमने मिट्टी का मेड़ बनाकर और साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को वो चिन्हित किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, भूमि पर ये चीज़ उगाए जाते होंगे, जैसे फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचा, फलदान, पेड़, कुएं, ये सब चारागाह, गांव, चबूतरे, ये सब जो जितना भी थे दोस्तों, ये सब हुआ करते थे उनके भूमि पे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें मैं जल्दी पढ़ करके आपको निकाल देता हूँ। आगे देखते हैं। जिसे यह भूमि मिलती थी वह इस पर कर वसूला करते थे। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूला कर सकते थे। पान के पत्तों पर लगाए कर, बोने पर कर, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गया जिसमें कश्मीर के शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। जैसे एक संस्कृत काव्य की रचना मिला है दोस्तों, उसमें कश्मीर के शासक करने वाले जो राजा थे उसका इतिहास उसमें दर्ज है। आइए आगे देखते हैं। इसमें कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है, जिसमें कल्हन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोत का इस्तेमाल किया है। जो देखिए दोस्तों, वो जो जिसमें कश्मीर के शासक के राजाओं का वर्णन है, उनके इतिहासकार कौन है, तो कल्हन है। ठीक है, वह बहुत से स्रोत का उपयोग कर करके उसको में लिखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशस्तियों के लेखकों के भिन्न भिन्न यह अक्सर शासकों और नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि जो इसमें जो शासक हुआ करते थे ना, उनके नीतियों का आलोचना किया गया था, इसलिए इस ग्रंथ को असाधारण ग्रंथ नाम दिया गया था जो कल्हन द्वारा प्राप्त हुआ था। आइए आगे देखते हैं हम लोग। धन के लिए युद्ध। आगे देखते हैं दोस्तों, जो धन के लिए युद्ध हुआ था उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, वे दूसरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। जैसे इसमें बताया गया दोस्तों कि जो भी राजवंश है उनका एक विशेष क्षेत्र था, लेकिन दूसरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए वो लोग आक्रमण किया करते थे या प्रयास किया करते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर।
देखिए जो एक विशेष क्षेत्र था जो गंगा घाटी का कन्नौज नगर था। ऐसे भी दोस्तों गंगा घाटी या फिर दो नदियों के बीच में जो घाटी के किनारे क्षेत्र होते हैं वह बहुत ही उपजाऊ हुआ करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या इसमें लिखा गया है। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे थे। देखिए जो गंगा घाटी के जो कन्नौज क्षेत्र थे दोस्तों, तो उसमें 3 शासक गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीनों जो शासक थे कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर हमेशा उन पर युद्ध होता रहता था। आगे देखते हैं। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। देखिए दोस्तों जो तीनों के बीच युद्ध काफी दिन तक चले थे, इसलिए इस युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, शासक ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किए हैं। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों इसमें बताया गया इस पैराग्राफ में जो शासक लोग होते थे बड़े बड़े मंदिर भी निर्माण किया करते थे। तो अन्य जो शासक होते थे जब उन पर आक्रमण किया करते थे तो मंदिरों पर भी वो निशाना बनाया करते थे, जिनसे वो उन्हें अधिक धन प्राप्त होती थी। इसके बारे में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे डिटेल से। आइए आगे देखते हैं। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। जैसे अफगानिस्तान का एक गजनी वंश का सुल्तान था दोस्तों जिसका नाम महमूद था। वह मंदिरों को लूटने में बहुत ही प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। उसके नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भाग ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक था। जैसे उसका विस्तार इतना जगह था दोस्तों, मध्य एशिया और ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात के सोमनाथ मंदिर भी शामिल थे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ चुका है, सोमनाथ मंदिर पर कौन आक्रमण किया था या कौन लूटा था, तो ये गजनी के सुल्तान महमूद किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें बता रहा है दोस्तों कि जो उपमहाद्वीप पर हर साल हम हमला करते थे महमूद। ठीक है, आगे देखते हैं। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। जैसे यहाँ से जो मंदिरों या फिर जहाँ से भी धन लूटता था दोस्तों, यह अधिकतर जो पैसा है वह वैभवशाली राजधानी के निर्माण करने में वो खर्च करता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, और ये जो महमूद गजनी को नियुक्त क्यों किया था अलबरूनी को नियुक्त क्यों किया था महमूद गजनी, तो ये उपमहाद्वीप का लोखा जोखा रखने के लिए कि वह कितना धन लूटा या इसमें लोग के बारे में कैसे रहे थे, तो उसके बारे में कौन लिखे थे, अलबरूनी। आगे देखते हैं। अरबी में लिखी गई कृत किताब उल हिंद आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। जैसे अभी के जो वर्तमान इतिहासकार है दोस्तों, उस टाइम महमूद गजनी के टाइम क्या क्या घटित हुआ था वह अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक की किताब में लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद उससे जो अभी जो वर्तमान के इतिहासकार हैं उनके लिए वो स्रोत का काम कर गए ताकि उसके बारे में वो जान पाएं ठीक से। ठीक है, अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वान से परामर्श किया था। जैसे अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक किताब लिखने के लिए एक संस्कृत नामक विद्वान से वो परामर्श किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। परामर्श तो मतलब तो समझाने का तो बात है नहीं, आप लोग समझते ही होंगे। आगे देखते हैं। युद्ध के दूसरे राजाओं में चहमान थे जो बाद में चौहान के रूप में सामने आए। जैसे एक और राजा थे जो चहमान वंश के थे लेकिन बाद में वो चौहान वंश के रूप में फेमस हुए, वह युद्ध करने के लिए वो भी जाने गए थे। आगे देखते हैं। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन था। इनका जो क्षेत्र था दोस्तों दिल्ली और अजमेर के आसपास में थे। आगे देखते हैं। उन्होंने पश्चिमी और
पूर्वी की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी यूपी के गढ़वाल से टक्कर लेनी पड़ी थी। जैसे ही दोस्तों वह पूरब और पश्चिमी ओर अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, तो गुजरात के एक ओर चालुक्य से झड़प हुई और पश्चिमी के उत्तर प्रदेश के गढ़वाल से टक्कर हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज थर्ड, इनका पृथ्वीराज चौहान भी नाम है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। जैसे इसमें दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डीप में बता दूं, तराइन का फर्स्ट युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछता है कि तराइन का फर्स्ट युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों इन्हीं का नाम है। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। तो ये कब हुआ था तराइन का फर्स्ट युद्ध, तो 1191 में हुआ था। और 1192 में हुआ था, यह तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। तराइन का कहने का मतलब तराइन एक जगह है, उसी के नाम पर युद्ध डिनोट किया जाता था। ठीक है, तो इसी में बता रहा है कि फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो थे वह जीत गए थे, लेकिन सेकंड युद्ध में उसके हाथों हार गए थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चोल राज नज़दीक एक नज़र, जैसे चोल राज है ना दोस्तों, उसके नज़दीक में जो जो नगर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये सब चोल राज का साम्राज्य था, और इसके आसपास में जो देखिए चोल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जितना भी क्षेत्र है ना लगभग ये चोल के संपर्क में ही था। उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। उरैयूर से तंजावुर तक, देखिए यहाँ पे उरैयूर तंजावुर दिया गया है। देखिए ये रहा उरैयूर से तंजावुर तक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। आइए देखते हैं। चोल वंश सत्ता में कैसे आए। कावेरी डेल्टा में मुटियार नामक एक प्रसिद्ध छोटा सा मुखिया परिवार की सत्ता थी। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि चोल वंश का उदय कैसे हुआ, उसके बारे में बता रहा है। कावेरी नदी जो है उसके आसपास के क्षेत्र के डेल्टा इलाका में मुटियारम नाम का एक प्रसिद्ध छोटा सा मुखिया परिवार की सत्ता वहाँ पे स्थापित था। कहाँ पे, कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक है, देखते हैं आगे। वे कांचीपुरम के पल्लव राजा के मताहत थे। जैसे कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे, इनके सामंत कौन थे, तो ये मुटियार थे। ठीक है, सामंत महात इसको में दिया हुआ है, तो महात में शुरू में आपको समझाया था कि क्या अर्थ है इसका, तो सामंत अर्थ था। ठीक है, आगे देखते हैं। उरैयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया था। जो देखिए चोल वंश के एक विजयालय नाम के आदमी थे, उन्होंने मुटियारों को हराकर उस पर कब्जा कर लिया था, और उसने तंजावुर शहर को निशुंभदुनी देवी मंदिर का बनवाया था। जैसे देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये तमिल भाषा है, तो थोड़ा सा नाम उच्चारण करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा जो है उसको समझाते हैं। जैसे इसमें पूछ सकता है दोस्तों कि जो चोल वंश का उदय कौन किए थे, तो चोल वंश का उदय विजयालय ने किए थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। जैसे इसका जो विजयालय का जो उत्तराधिकारी लोग हुए दोस्तों, वह भी बहुत ही प्रतापी हुए, वो भी अन्य राज्य के इलाके को जीतकर अपने क्षेत्रफल में मिला लिए, और जिससे इनका क्षेत्रफल और अधिक और शक्तिशाली हो गया था। आगे देखते हैं। दक्षिण और उत्तर के पांड और पल्लव के इलाकों इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया। जैसे दक्षिण में और उत्तर में जो पांड और पल्लव के इलाके थे दोस्तों, उनका राज क्षेत्र फिर जीतकर अपने हिस्से में मिला लिए थे। कौन, तो उनके उत्तराधिकारी। आगे देखते हैं। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक थे, चोल शासक माने जाते हैं, 985 में राजा बना और उसी ने सबसे ज़्यादा क्षेत्र अपने नियंत्रण में विस्तार किया। जैसे चोल वंश, क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो राजराज प्रथम थे। ठीक है, और इन्होंने कब शासक बना था, तो 985 में शासक बना था। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोल ने अपने साम्राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र यानी सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन शासक जीते थे, तो ये क्वेश्चन हो गया राजराज प्रथम। इससे 3-4 क्वेश्चन निकल सकता है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। जैसे प्रशासन किया जाता है दोस्तों, उसका भी ये राजराज प्रथम जो थे पुनर्निर्माण किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं।
राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। जैसे पूछ सकता है दोस्तों कि राजराज प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुए थे, तो राजराज प्रथम के उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम हुए थे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और राजेंद्र प्रथम थे तो राजराज प्रथम के नीतियों का ही उन्होंने पालन किया और गंगा घाटी के और तथा श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला करके जीता। ठीक है, इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों कि जल सेना का निर्माण सर्वप्रथम कौन चोल शासक किए थे, तो ये राजेंद्र प्रथम होगा। ठीक है, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, ये सब ऑप्शन में रहता है दोस्तों, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने सर्वप्रथम जल सेना का बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भव मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। दोस्तों इस पैराग्राफ से हम लोग थोड़ा बहुत मंदिर निर्माण या मूर्ति कला शैली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगोई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। जैसे इसमें बताया गया दोस्तों कि राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा जो तंजावुर और गंगोई कोंड चोलपुरम के जो मंदिर बनाए गए हैं वह स्थापत्य और मूर्ति कला के लिए एक चमत्कार सिद्ध हुआ है, वो जो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, आगे देखते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों का केंद्र बन गया। जैसे यह जो चोल मंदिर था दोस्तों अपने आसपास रहने वाले बस्तियों के लिए एक विकास हो करने का एक साधन, एक केंद्र बन गया था। ठीक है, जैसे आप भी देखिएगा जो फेमस मंदिर होता है उसके आसपास में बहुत सी बस्तियां होती है जिनको गुजर बसर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये शिल्प उत्पादन केंद्र था। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों पर निर्वाहन करने पर खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। जैसे बता रहा है दोस्तों कि जो शासक, जो मंदिर के शासकों और अन्य लोगों ने जो भूमि को दान दिया था उससे वह संपन्न हो चुका था और जो उस भूमि पर उपज होता था वो जो उपज है सारे जो आसपास जो मंदिर के लिए काम करते थे उसके आसपास क्षेत्र में रहते थे उस पे ही वो खर्च किया जाता था। जैसे में आता है पुरोहित, मालाकार, बावर्ची और संगीतकार, नर्तकी इत्यादि, ये सब आते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए संगीतकार, नर्तकी इत्यादि ये सब आते थे उस समय। आगे देखते हैं। दूसरे शब्द में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के लिए स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। जैसे मैं आपको दूसरे पॉइंट में समझाना चाहूँ दोस्तों, जैसे अभी हनुमान मंदिर है तो हनुमान मंदिर से जो वहाँ पे दान दक्षिणा किया करते हैं तो वो उससे एक सामाजिक कल्याण का काम किया जाता है। जैसे महावीर कैंसर आरोग्य संस्थान है, महावीर आरोग्य संस्थान है, उसी तरह इसमें भी बता रहा है कि यह जो मंदिर से पूजा और आराधना का ही केंद्र नहीं बन गया था, यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र बन गया था। आगे देखते हैं। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य मूर्ति प्रतिमा। जो कांस्य की प्रतिमा थी दोस्तों उस टाइम बहुत ही प्रसिद्ध थी। आगे देखते हैं। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं को ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्त की भी बनाई गई थी। जैसे चोल काल में था दोस्तों, ये कांस्य की जो प्रतिमा थी वो बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, और यह विश्व प्रसिद्ध हुआ करती थी। जो कुछ जो कांस्य की प्रतिमा थी वह भक्त की भी थी, लेकिन ज़्यादातर किसकी थी, तो देवी देवताओं की थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए यही है दोस्तों कांस्य की वो प्रतिमा। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि और सिंचाई। अब हम लोग कृषि और सिंचाई के बारे में देखेंगे दोस्तों। चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई है। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि चोल वंश की जो कई उपलब्धियां हैं वह कृषि में जब नए विकास हुआ था उसके माध्यम से संभव हो पाया था। आइए आगे देखते हैं। मानचित्र 2 को गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलेचती है जिनके किनारे उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है।
शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता की मुहैया कराती है। देखिए दोस्तों, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी जो बार बार इधर पानी उलीचती है, जिससे वो मिट्टी का बहाव कर करके एक किनारे पर ले जाती है, जिसके कारण वहाँ वो जो मिट्टी होती है उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। ठीक है, वही कृषि मुहैया ये सब के लिए आर्द्रता बना देती है, जिसके कारण खेती अच्छे से हो पाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं 6ठी शताब्दी में आकर ही इनके इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई थी। जैसे इसमें बता रहा है कि तमिलनाडु के अन्य जो क्षेत्र थे उसमें कृषि का विकास पहले ही हो चुका था, लेकिन जो 5वीं और 6ठी सदी में आया था तो इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती होना शुरू हो गया था। आगे देखते हैं। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूर इलाकों में जमीन की समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। पानी को खेत तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण कराना था। कई क्षेत्र में एक साल 2 फसलें उगाई जाती थी। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि जो जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता था वहाँ पे पानी को पहुँचाने के लिए नहर का निर्माण किया जाना था। जो डेल्टा क्षेत्र थे या उसको जो डेल्टा क्षेत्र हो या बाढ़ क्षेत्र में आते थे उसको रोकने का प्रबंध करने लगे थे। तो उसी तरह इन लोग खेती का उन्नत विकास करने लगे थे धीरे धीरे। ठीक है, और कई क्षेत्र में साल में 2 फसल भी उगाने लगे थे। देखिए ये जो चित्र 4 है दोस्तों, चोल के एक कांस्य प्रतिमा है। कितनी सावधानी के साथ अलंकरण किया गया है, इस गौर कीजिए ऐसे प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती होगी। देखिए दोस्तों, ये जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसमें उतना ध्यान नहीं दिए हैं। आइए आगे देखते हैं। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से की जाती थी। सिंचाई के लिए कई प्रतिबंधियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। देखिए इसमें जब सिंचाई के लिए कृत्रिम रूप से कई तरह का निर्माण किया गया, कुछ पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब खोदे गए या सरोवर खोदे गए, तो कुछ कुएं खोदे गए इसके ताकि पानी को इकट्ठा किया कर जा सके और खेती के लिए सिंचाई के रूप में उसका उपयोग कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन की व्यवस्था करना, इन कामों को देख रेख करना, यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ साथ ही गांव में रहने वाले लोग ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। देखिए इसमें बता रहा है जो गांव में लोग जो रहने लगे थे वह बहुत ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही दिलचस्पी लेने लगे थे, जिससे वो कृषि में एक धीरे धीरे करके बहुत ही उन्नत किस्म के कृषि करने लगे थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। साम्राज्य का प्रशासन। दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि उस समय साम्राज्य का प्रशासन कैसे किया जाता था। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उड़ कहलाती थी सिंचित खेतों के साथ बहुत ही समृद्ध हो गई थी। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, प्रशासन जो है किस प्रकार संगठित हुआ करते थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे किसान की जो बस्तियां होती थी वह उड़ कहलाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। जो किसान की बस्तियां जो होती थी वह अधिक एक बस्तिया गांव के रूप में ले लिया करती थी, उस गांव को क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। जैसे ग्राम परिषद और नाडू जो है न्याय करने और कर वसूलने का कार्य किया करते थे। आगे देखते हैं। वेल्ला जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जैसे वेल्ला जो है वह खास करके क्या होते थे, धनी किसान की समूह। ठीक है, उसमें जो वेल्ला होता है चोल काल में इस नाडू के कामकाज को देख रेख और नियंत्रण हासिल करते थे। ठीक है, वेल्ला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेल्ला जाति के धनी किसान। आगे देखते हैं। उनमें से कई धनी भूमि स्वामियों को चोल राजाओं में समान रूप से मुवेंदलेन राजाओं को अपनी सेवाओं प्रदान करने वाले वेलन या किसान आयर जैसे उपाधियों दी और उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे।
जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों, जो धनी भूस्वामी होते थे चोल काल में, मुवेंदलेन जो होता है उन्हें कहा गया है, मुवेंदलेन को 3 राजाओं की अपनी सेवाओं प्रदान करने वाली वेलन या किसान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है दोस्तों, क्योंकि तमिल का है, उतना कुछ खास होता नहीं है। आइए देखते हैं इसमें भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जैसे इसमें बता रहा है, चोल के जो अभिलेख है भूमि की कोटि का उल्लेख बहुत मिला है। ठीक है, देखते हैं। एक वेलन वगाई है, ठीक है, वेलन वगाई, ये सब थोड़ा सा देखिए, तमिल का लैंग्वेज है ना, इसलिए थोड़ा सा उठपुटांग सा टाइप सा नाम है, क्योंकि हम लोग हैं हिंदी का और तमिल में ऐसे ही नाम रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, वेलन वगाई मतलब होता है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। जो गैर ब्राह्मण किसान होते हैं उन्हें उनकी उस भूमि का स्वामी। आगे देखते हैं, ब्रह्मदेय किसको कहते हैं? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, साला भोग, किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन। देखिए, देवदान या तिरुन मटकुनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को ये सब कहते हैं। पल्ली चंदम का क्या होगा? जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, कभी कभी पूछता है, बहुत कुछ खास पूछता नहीं है। आइए आगे देखते हैं। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई है। जैसे इसमें बताया गया है दोस्तों कि ब्राह्मण को समय समय पर भूमि दान के बारे में हम लोग देखते आए हैं, और उन्हें क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय, जो अभी मैं एक शब्द जो दिया था उस पर बताया था। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कावेरी घाट और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ब्राह्मणों बस्तियां का ढेर लग गई थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इसके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर या ब्यौरा दर्ज किए जाते थे। जैसे इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, जो ब्रह्मदेव की देखरेख करते थे उनमें जो भूस्वामी हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? भूस्वामी की एक सभा द्वारा उनकी देखरेख किया करते थे, और वे जो होते थे बहुत ही कुशलतापूर्वक, मतलब बहुत ही शार्प में कह सकते हैं कि बहुत उन लोग काम करने में शार्प थे, यानी कि कुशल थे। ठीक है, उनका निर्णय जो होता था मंदिरों की पत्थरों की दीवारों ये सब को पे लिखा हुआ किया जाता था, जैसे लिख करके ब्यौरा दे दिया जाता था। आगे देखते हैं। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारी के संघ भी अक्सर शहरों के प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों, जो व्यापारी के संघ की कार्य हुआ करते थे वो नगरम के नाम से हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उमेरऊर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तर वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। जैसे तमिलनाडु के एक चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख से प्राप्त हुआ है कि सविस्तर वर्णन का ब्राह्मण की सभा का संगठन कैसा होता था, उसके बारे में वहाँ वर्णन है। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा के विभिन्न समितियां होती थी। इसमें सदस्य के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकट पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि जो सदस्यता, मैं अपना लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ, जो लोग को सदस्यता देने के लिए होता था दोस्तों, और जो योग्य होते थे उन लोग का नाम लिख करके छोटे छोटे टिकट लगा करके किसी चीज़ में रख दिया जाता था, और छोटे बच्चे को उसमें से निकाल करके दिया जाता था, और बताया जाता कि किनको नाम इसको में वर्णन निकला है और कौन सदस्यता ग्रहण करेंगे। ठीक है, आइए आगे थोड़ा देखते हैं। अभिलेखों और लिखित सामग्री। देखिए दोस्तों, इसमें अभिलेख और उसमें लिखित जो सामग्री है उसके बारे में है। आइए इसे हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं, क्योंकि ये कुछ खास नहीं है, इसको हम पढ़ चुके हैं तो कुछ खास नहीं था इसमें। आइए आगे देखते हैं।
तांग वंश के युग का चीन, देखिए चीन में जो है वह तांग वंश का शासन था दोस्तों, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा हम लोग, इसको में विस्तृत जानकारी है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियुआन दुनिया के सबसे बड़े नगर में एक थी, जहां तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। जैसे चीन में जो तांग वंश का उदय कब हुआ था, लगभग 300 वर्ष तक वहां का शासन हुआ था, और यह उदय कब हुआ था, 7वीं से 10वीं शताब्दी तक तांग वंश का शासन रहा था, ठीक है। उसकी राजधानी कहाँ थी तांग वंश की, तो तांग वंश की राजधानी सियान थी, ठीक है। और वहाँ पे दुनिया के बहुत से देश के आदमी लोग आया जाया करते थे, जैसे तुर्की हो गया, ईरान, भारतीय, जापानी, कोरियाई, ये सब आया जाया करते थे। आगे देखते हैं। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरीशाही द्वारा प्रशासित होती थी। देखिए दोस्तों, जो चीन में तांग वंश का जो प्रशासित होता था अधिकारी, वह किसके माध्यम से होता था, तो परीक्षा के माध्यम से होता था, ठीक है। आगे देखते हैं। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारी के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही थी। देखिए दोस्तों, वह जो व्यवस्था थी कब से, 7वीं शताब्दी से ही था दोस्तों, समझ लीजिए। और 1911 तक यह व्यवस्था कायम रहा था, ठीक है। ये दोस्तों ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। देखिए एक लाइन और है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं की यह व्यवस्था किस मायने में भिन्न थी, इसके बारे में, प्रशासनिक के बारे में बता रहा है दोस्तों, किस मायने में भिन्न थी इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। ये सेकेंड चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आप बनाइएगा दोस्तों, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर और सॉल्यूशन बता दूंगा। देखिए ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष में कि कौन कौन शासक थे लगे हुए, चोल राज के में सभा किस समिति या सदस्य के बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या थी, ये भी मैं बताया हूँ। चाहमान के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन थे, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए आप। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आपके मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।